हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 सीबीएसई का जो यूनिट 7 है, जो है हम लोगों का ड्यूअल नेचर ऑफ एटम, जिस पे रहता है हम लोगों का बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया तो ये मान लो कि ये चैप्टर जो है वो ख़त्म। ठीक है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जितना भी चीज़ है आज का वीडियो में उतना मैं समझा दूंगा और सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज का जो चैप्टर है वो हम लोगों का जो केमिस्ट्री है इसके साथ बहुत ही रिलेटेड है। तो जिसका केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज अच्छा है उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार और इजी रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इसमें फोटोन का मामला होगा। फोटो से आता है फोटोन और इलेक्ट्रिक से आता है करंट। ठीक है, मतलब ये इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि फोटोन से कैसे हम लोगों को एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो देखो, तो फोटोन बेसिकली क्या होता है? फोटोन होता है हम लोगों का वेव। ठीक है, मतलब एक एनर्जी का वेव फॉर्म होता है हम लोगों का फोटोन। तो फोटोन अपने साथ क्या लेके आता है? एनर्जी। जैसे कि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने बायोलॉजी में भी जो पढ़ा था कि सनलाइट से हम लोगों को जो प्लांट है उनको फोटोन के थ्रू एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो फोटोन अपने साथ क्या लेके आता है? एनर्जी। और एनर्जी का बेसिक जो फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, E इक्वल्स टू एच न्यू और E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, क्योंकि न्यू जो होता है न्यू होता है C बाई लेमडा। तो न्यू क्या है? न्यू है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, C है हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ लाइट और लेमडा है वेवलेंथ ऑफ लाइट और यहाँ पर H जो है, H है हम लोगों का प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट इसका एक वैल्यू है जो देखा जाएगा बाद में। तो यहाँ पर जो फोटोन है या फिर कोई भी लाइट का, रेड लाइट हो, वायोलेट लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, कोई भी लाइट का जो एनर्जी है वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो बेसिकली हम लोगों को मान लेते हैं एक एलिमेंट ले लेते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? वो होता है 11, Na11। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो इसका आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से ये हो गया सोडियम का न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में देखा था कि सोडियम को अगर थोड़ा सा हीट दिया जाए या फिर इसके साथ कोई भी रिएक्शन किया जाए तो क्या होता है? इसका आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है। ठीक है, वो दूसरे एटम के साथ जुड़ के और एक कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाता है। मतलब अगर एनर्जी सोडियम को मिलता है तो ये अपना जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सोडियम के मामले में नहीं, हर एटम के मामले में ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एनर्जी मिलने पर एटम जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर से आता है हम लोगों का वो फोटो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट। जब मेटल के ऊपर सनलाइट आके पड़ता है तो क्या होता है? सनलाइट अपने साथ एनर्जी लेके आता है। तब क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का जो फंडा है वो है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और केमिस्ट्री वाला में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि केमिस्ट्री वाला में हम लोगों को कोई भी एनर्जी दिया जाए तो एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक के मामले में एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, एनर्जी के सिवा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर और एक तो बात मेंशन करना ज़रूरी है कि जो एनर्जी यहाँ पर आके
मेटल के ऊपर मतलब इंसिडेंट होगा तो उसके फ्रीक्वेंसी जो है वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे फ्रीक्वेंसी कम होता है और उसका एनर्जी ह्यूज भी होता है, मतलब लाइट का एनर्जी ह्यूज होता है, तब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मतलब कोई भी लाइट का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल का आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो हम लोगों का एक्सपेरिमेंट है या फिर डायग्नोसिस है उसके बारे में। तो इसके लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया गया, एक सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लो मैंने एक सोडियम का शीट लिया है या फिर बार लिया है या फिर एक पेन लिया है, पेन शेप का कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट लिया है एक सोडियम का, तो क्या होगा, इसका अंदर एटम बहुत सारा होगा, मतलब हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा लाइट यहां पर आके गिरता है तो क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा सेल से, सोडियम से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर अगर कोई रिसीवर होता है जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सोडियम से उस रिसीवर के पास जाएगा और जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे हम लोगों को पता है करंट फ्लो होता है, तो हम लोगों को यहाँ पर करंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसीड्यूर को एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे दिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर एक कैथोड है, यहाँ पर एक एनोड है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक लाइट को मेटल के ऊपर इंसिडेंट करेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है न्यू ग्रेटर देन न्यू 0, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तब क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब कैथोड क्या करता है, वो खुद से नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, ये इसको रिपील करेगा। ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रॉन को रिपील करेगा और एनोड जो है वो खुद से पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन पे आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कोई भी अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना पाथ से घट जाता है, मतलब अपना रास्ता से हट जाता है। तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन पे आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से इसका करंट जो है वो ले सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से उसका पास से हम लोग करंट ले सकते हैं। अब देखो, कैथोड और एनोड के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये अगर सेम पोटेंशियल में रहेगा तब इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये रिपल्स करने से भी कुछ काम होगा नहीं, क्योंकि ये इसका सोडियम के आउटर सरफेस में स्टोर होता रहेगा, हम लोगों को करंट जो है वो नहीं मिलेगा। तो कैथोड और एनोड के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कैथोड और एनोड के बीच में जो मिनिमम पोटेंशियल हम लोगों को चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब जाके यहाँ से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और यहाँ से हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मिलेगा। इस एक्सपेरिमेंट ही होता है हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ से अभी हम लोग देखो कितना सारा क्वेश्चन निकाल के लाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका मैकेनिज्म को समझो। इसका मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग का आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
देखो तो यहां पर जो लाइट आके गिरता है ये अपने साथ मान लो E एनर्जी लेके आता है, E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हम लोग मान लेते हैं V नॉट। ठीक है, इन दोनों का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब यूनिट 1 फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज अगर V पोटेंशियल में मूव होता है तो इसका जो एनर्जी गेन और लूज है तो वो होता है QV। तो यहाँ पर Q की जगह पर है E मतलब इलेक्ट्रॉन और V की जगह पर है V नॉट। तो इसको जो एनर्जी मिलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लॉस होगा वो होता है हम लोग का EV0। ये डायरेक्ट लॉस हो जाएगा हम लोगों का इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। तो हम लोग के पास कुछ एनर्जी बचा हुआ हो मतलब H न्यू माइनस EV0, अगर कुछ एनर्जी बचा हुआ हो तो रिमेनिंग एनर्जी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक तो डिराइवेशन हम लोग छोटा सा देख सकते हैं कि हम लोग का जो एनर्जी है E वो होता है W प्लस केमेक्स। ठीक है, मतलब फोटोन का जो एनर्जी है वो होता है उसका वर्क फंक्शन प्लस केमेक्स। और वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन है हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके आने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और जो पोटेंशियल चाहिए उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो गया। तो E इक्वल्स टू W नॉट प्लस केमेक्स, ये होता है आइंस्टाइन का इक्वेशन। ठीक है, इसको 1 नंबर डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करने से बहुत कुछ निकल के आएगा। देखो E के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं H न्यू, वर्क फंक्शन के जगह पर EV0 और केमेक्स के जगह पर केमेक्स डाल दो। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग क्या करते हैं, केमेक्स के जगह पर हम लोग हाफ एम बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। ये हो गया इस इक्वेशन का दूसरा पार्ट। ठीक है, ये भी आइंस्टाइन का इक्वेशन है, EV0 प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो इसको थोड़ा और इलेबोरेट करने से हम लोगों को जो निकल के आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर के जगह पर हम लोग EV0 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो V पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके साथ इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन का अगर हम लोग दूसरी तरह से लिखते हैं, H न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन के जगह पर रहने दो प्लस EV0, तो इसको लिखेंगे म्यू इक्वल्स टू W0 बाई H प्लस E बाई H, नहीं इसको लिखते हैं V0 बाई H, नहीं E0 बाई H ही ठीक रहेगा, E बाई H और V0। ठीक है, इसको अभी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और EV0 इक्वल्स टू H न्यू माइनस W0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो V0 इक्वल्स टू H बाई E न्यू माइनस W0 बाई E, ये है हम लोगों का मेन इक्वेशन। ठीक है, ये है हम लोगों का मेन इक्वेशन। अभी देखो इस इक्वेशन से हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को हम लोग y इक्वल्स टू mx प्लस सी जो है हम लोग का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो बेसिकली y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसका ग्राफ कैसे होता है, एक ग्राफ ले लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, तो इसका ग्राफ होता है मतलब स्ट्रेट लाइन का ये। ठीक है, जहां पर ये जो पार्ट है ये होता है हम लोगों का c और इसका जो स्लोप है वो होता है हम लोगों का m। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ जो है मतलब स्ट्रेट लाइन जो है ये हम लोगों का, इसको नाम दे देते हैं ओ
सी ओ सी हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने मैथ्स में देखा है, ये मैथ का है। फिजिक्स पे थोड़ा मैं रिमाइंड करा देता हूँ। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करने से यहाँ पर m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है h बाई ई और c का क्या है माइनस W0 बाई ई। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने से कैसा दिखेगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करने से हम लोगों को कुछ इस तरह दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर c माइनस है तो ग्राफ स्टार्ट होगा नेगेटिव पार्ट से, ये हो जाएगा हम लोग का W0 बाई ई और m के जगह पर है हम लोग का h बाई ई, तो ये हो जाएगा h बाई ई। तो आइंस्टाइन का जो ग्राफ है ये हम लोगों का बन गया। ये आइंस्टाइन का इक्वेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आइंस्टाइन का ग्राफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि हर किसी के दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट आके गिरता है और वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तब कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने से हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो महसूस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग का जो बाइसाइकिल या ट्राईसाइकिल या गाड़ी या रिक्शा कोई भी चीज़ मान लो जो धूप में रहता है, इसको टच करने से हम लोगों को शॉक जो है वो नहीं लगता। तो क्यों? तो यहाँ पर क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता नहीं? अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? अगर होता है तो शॉक क्यों नहीं महसूस होता? ठीक है, ये सवाल जो है वो देखो, इसका जवाब भी यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, इस फिगर से ही निकल आएगा। मैंने पहले ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए हम लोग को एक फ्रीक्वेंसी वाला लाइट चाहिए जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बाइसाइकिल बोलो या ट्राईसाइकिल बोलो या कोई भी चीज़ बोलो जो धूप में है, जो लाइट आके इनमें इंसिडेंट हो रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है उस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो ज़्यादातर केस में जो लाइट आकर गिरता है उसका फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड के नीचे में होता है। हो गया एक बात। और जैसे कि हम लोगों को पता है सनलाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट। सनलाइट में हर एक फ्रीक्वेंसी का लाइट प्रेजेंट है। जो सनलाइट पे कोई भी मेटल होता है तो ज़्यादातर केस में पॉसिबिलिटी यही है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा लाइट आके उस पर गिरे, तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कैथोड और एनोड के बीच में एक पोटेंशियल चाहिए। मैंने बोला था अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल भी लाए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब मान लो एक बाइसाइकिल को हम लोग धूप में छोड़ दिया तो इसके ऊपर लाइट आकर गिरेगा, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से बाहर निकलेगा लेकिन जाएगा कहाँ? वो तो उसका सरफेस में ही रहेगा। तब जाके क्या होता है, उसका आउटर मोस्ट सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन का लेयर बन जाता है जो क्या करता है अंदर का एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकलने नहीं देता। इसका एक लेयर जो है, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ये भी हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक लेयर होने से अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर तक आने ही नहीं देता। तब क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फास्ट में थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होता है लेकिन थोड़े देर बाद में ये बंद हो जाता है। ठीक है, इसी कारण से जो हम लोगों का, जैसे कि हम लोग कभी कभी जो मेटल से हम लोग रूफ देते हैं, कोई भी मेटल टीन वगैरह लेके जो हम लोग रूफ देते हैं, या फिर साइकिल बोलो या फिर कार बोलो, जिस पे मेटल डायरेक्ट मेटल ओपन में रहता है, मतलब उस पर कोई भी कलर नहीं किया गया हो, तो क्या होता है उसका कलर जो है, मेटल का कलर थोड़ी देर बाद में डिसकलर हो जाता है, क्योंकि उसका जो सरफेस है इसमें इलेक्ट्रॉन का एक लेयर बन जाता है और उस वजह से जो उसका कलर है, रियल कलर, वो चला जाता है। ठीक है,
और ज़्यादातर केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर रोका जाए इसलिए मेटल सरफेस के ऊपर कलर किया जाता है, तब जाके क्या होता है लाइट जो है वो मेटल सरफेस में मेटल सरफेस तक पहुंचता ही नहीं है, वो कलर में ही अटक जाता है। तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो होता नहीं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने से मेटल जो है वो धीरे धीरे करके अपना जो प्रॉपर्टी है और अपना जो शाइननेस है वो धीरे धीरे लूज करता रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोगों का जो मेटल सरफेस है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम नहीं करता। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा टैग। अब देखो यहां पर कुछ ओल्ड थीसिस में और प्रेजेंट थीसिस में कुछ डिफरेंस है। जो ओल्ड थीसिस है हम लोगों का, ओल्ड साइंटिस्ट लोगों ने जो बोला था, इन लोगों के बीच में और हम लोगों के जो न्यू ईयर साइंटिस्ट है इन लोगों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो हम लोगों का इन जनरल लॉ को नहीं मानता। ठीक है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंट प्रोसेस। ठीक है, ये सारा का सारा क्वेश्चन मेरे मटेरियल्स में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग सीरियल में मेंटेन करके पढ़ सकते हो। तो सारा का सारा चीज़ मैंने समझा दिया है और थोड़ा सा है मैं समझा दूंगा, तो ये यूनिट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो है हम लोग का इंस्टेंट प्रोसेस, मतलब लाइट आके इन पे गिरता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसमें कोई भी टाइम इंटरवल नहीं होता। ठीक है, लेकिन ओल्ड थीसिस में बोला गया है कि इसमें टाइम इंटरवल रहता है और इनमें परफेक्टली इलास्टिक कोलेशन होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का फोटोन जो आके गिरता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके अगर अपने पास मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर नहीं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर कर देता है, वो खुद निकल जाता है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट जो थीसिस है वो इसको एगेंस्ट में है। ठीक है, वो इसका एगेंस्ट में है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस इज इंस्टेंट प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन आने के बाद साथ में ही निकल जाता है। ठीक है, ये रहा। दूसरा है हम लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हम लोगों का जैसे कि पहले बोला था इलास्टिक कोलेशन होता है, वो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, और ओल्ड प्रोसेस में बोला गया है कि कोई भी एटम अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लेकिन क्या होता है हम लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मैंने पहले भी बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन लूज है उसके लिए एनर्जी के साथ और एक तो चीज इंपॉर्टेंट है, वो है उसका फ्रीक्वेंसी, लाइट का फ्रीक्वेंसी। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होगा तब लाइट इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होगा ही नहीं। ठीक है, ये है हम लोगों का और एक टू बात जो हम लोगों को मेंशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये ओल्ड थीसिस एंड प्रेजेंट थीसिस के बीच का डिफरेंस है। जो ओल्ड वाला में बोला गया है वो एक्चुअली प्रेजेंट वाला डायरेक्ट उसका एगेंस्ट पे है। ठीक है, तो बोर्ड पे जो भी है वो डायरेक्ट कॉपी कर लो और मैं थोड़ा सा देखता हूँ और कुछ बाकी रहा है कि नहीं, शायद नहीं, पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। यहाँ से हम लोग जो हम लोग का जो मटेरियल्स है वहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है यहाँ पर और जो भी है हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से। हो गया कॉपी? अब देखो जैसे कि मैंने बोला था कि इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट सा 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये 1 और 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो एक्चुअली में
है क्या। तो साइंटिस्ट डी ब्रोगली जो है उन्होंने क्या बोला है, कोई भी पार्टिकल जो है वो अगर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल या फिर बहुत सारा पार्टिकल एक साथ अगर फ्लो करता है तो ये वेव की तरह फॉर्म कर सकता है, और इस वेव का जो वेवलेंथ होगा लैम्डा वो होगा h/p। ठीक है, ये है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो एक्चुअली ये चैप्टर जो है वो है डुअल नेचर ऑफ एटम, मतलब एटम का डुअल नेचर। तो एटम का एक वेव फॉर्म भी है और एक पार्टिकल फॉर्म भी है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डुअल नेचर। तो पार्टिकल फॉर्म तो हम लोगों ने क्लास 1 से देखा है, एटम मीन्स पार्टिकल, इसका मास है मतलब ये पार्टिकल। तो वेव फॉर्म क्या है, तो वेव फॉर्म ही होता है हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल अगर एक साथ फ्लो में चलता है तो इसको बोलते हैं वेव। जैसे कि मान लो कोई भी फुटबॉल स्टेडियम या फिर क्रिकेट स्टेडियम में बहुत सारा लोग एक साथ रो में खड़े हैं, और इनका जो है एक फास्ट में जैसे कि बैठता, सारे लोग खड़े हैं और एक बैठते हैं, उसके बाद दूसरे बैठते हैं, तीसरे बैठते हैं, ऐसा करके फिर एक खड़ा होता है, दूसरा खड़ा होता है, तीसरा खड़ा होता है। ऐसा करके जब होगा तब क्या होगा, इनका जो जैसे कि ये फास्ट में खड़ा हुआ, उसके बाद ये खड़ा हुआ, उसके बाद ये खड़ा हुआ, उसके बाद ये खड़ा हुआ, फिर ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, फिर ये खड़ा हुआ, ये खड़ा हुआ, ये खड़ा हुआ, ये खड़ा हुआ, फिर ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, फिर ये खड़ा हुआ, खड़ा हुआ, खड़ा हुआ, खड़ा हुआ। ठीक है, तो इनका जो ऊपर से देखने से क्या होगा, ये एक वेव की तरह दिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, ये है हम लोग का पार्टिकल। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल, मान लो इलेक्ट्रॉन, ये अगर ऐसे फॉर्मेट में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, तब इनको वेव के प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ एटम। और यहां से डी ब्रोगली ने क्या बोला है कि अगर पार्टिकल वेव के फॉर्म में मूव होता है मतलब फ्लो करता है, तो इसका जो वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल्स टू h/p। और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, p क्या है, उस पार्टिकल का मोमेंटम। ठीक है, ये है हम लोग का डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। यहां से हम लोग डुअल नेचर ऑफ एटम एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दोनों सवाल कर ले। और कुछ एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए, जैसे कि क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मेटल सरफेस के ऊपर अगर रेड लाइट आके गिरता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, लेकिन जब ग्रीन लाइट और वायोलेट लाइट और येलो लाइट, कोई भी दूसरा लाइट दे देगा, आके गिरता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर हम लोग उच्च फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो डायग्राम है उससे हम लोग दे सकते हैं कि रेड लाइट में होता है, ग्रीन लाइट में नहीं होता। इसका मतलब है रेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है इस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, और ग्रीन लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है उसका फ्रीक्वेंसी इस मेटल का फ्रीक्वेंसी से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। इसलिए ग्रीन लाइट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है और रेड लाइट के लिए पॉसिबल है। इसको और एक तरह से पूछा जा सकता है कि मान लो 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग का एक लाइट है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है, लेकिन 3450 आर्मस्ट्रॉन्ग का एक लाइट है, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होता। इसका आंसर भी हम लोग इस तरह से दे सकते हैं, 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग का जो लाइट है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इसके लिए काम नहीं होता, और इसका जो पॉसिबल ज़्यादा है इसलिए काम करता है, और 3450 आर्मस्ट्रॉन्ग लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, किसका? मेटल का। इसलिए ये लाइट इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकल के नहीं ला सकता, इसलिए हम लोगों को जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलता। ठीक है,
अभी जो है हम लोग और एक काम करेंगे, और एक क्वेश्चन जो है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को V0 पोटेंशियल डिफरेंस में जाने दिया जाए तो इसका वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने फिगर में देखा था, अगर इलेक्ट्रॉन को V0 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल में जाने दिया जाए तो इसका जो एनर्जी गेन है वो होता है EV0, और इसका काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वल होता है, मतलब हाफ mv² के साथ इक्वल होता है। तो V0 और V0 ये मायने नहीं रखता, तो हम लोग यहाँ पर V मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस में जाए दे तो इसका एनर्जी होता है EV0 इक्वल्स टू हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, V निकाल के लाते हैं, तो V² इक्वल्स टू 2EV0 को हटा देते हैं, 2EV/m, तो V इक्वल्स टू √2EV/m। तो हम लोगों को निकालना क्या चाहिए, उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला है ये, तो लैम्डा इक्वल्स टू h/p, p मीन्स मोमेंटम, और मोमेंटम क्या है mv। तो v के जगह पर v का वैल्यू डाल दो, m √2EV/m। तो ये जो है ये हम लोग का आ जाएगा, m एक तो कैंसिल हो जाएगा, h/√2MEV, ये है इसका वेवलेंथ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है 2 मार्क के लिए। ठीक है, ये रहा और एक सवाल। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर लाइट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है कि नहीं। तो ये इसका आंसर होगा नो। जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है वो लाइट कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है मेरा PDF में और जेरॉक्स पे, यहाँ से देख सकते हो तुम लोग। देन और एक तो क्वेश्चन है हम लोग का, इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है और उसका जो पोटेंशियल है इसके साथ रिलेशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस में जाने दिया जाए तो इसका जो वेलोसिटी है और उसका जो क्या बोलते हैं इसको, ये मैंने दिखा चुका हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसके बीच में रिलेशन क्या है। ये 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। तो E मैक्सिमम क्या हो सकता है, EV0। इलेक्ट्रॉन अगर V0 पोटेंशियल डिफरेंस में जाए तो इसका एनर्जी जो है वो होता है EV0। देन इलेक्ट्रॉन का जो EV0 है V0 पोटेंशियल में जाएगा तो इसका एनर्जी गेन और लॉस होगा, वो किसके साथ समान होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होगा। इलेक्ट्रॉन को V पोटेंशियल में जाए तो ये इसका एनर्जी है और ये भी इसका एनर्जी है, तो दोनों को इक्वल कर दो, हाफ mv² इक्वल्स टू EV0, तो v² इक्वल्स टू EV0/m, v इक्वल्स टू √2EV0/m। तो ये हो गया इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेलोसिटी का बीच में रिलेशन। ठीक है, तो ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। इस पर थोड़ा थोड़ा करके न्यूमेरिकल से छोटा छोटा करके, ये अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ फिर मिलेंगे, और कुछ डाउट रहा हो या फिर कुछ टॉपिक छूट गया हो मेरे तरफ से, या फिर आप लोगों को NCERT या कोई भी बुक से कुछ टॉपिक नया टॉपिक मिला हो जो मैंने डिस्कस नहीं किया है, उस टॉपिक के बारे में भी आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं वो वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए टाटा।